आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जो ये प्रैक्टिस सेट है ये सभी स्टेनो एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप NHAI स्टेनो का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे DDA स्टेनो, चाहे SSC स्टेनो 2026 या और भी जो स्टेनो के एग्जाम हैं, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल है। इसमें मैं टोटल 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, बिकॉज अब रीजनिंग के सेक्शन में आपको मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंट के कुछ एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछने लगा है। तो देखो इसमें क्या होता है, आपको सिंपल स्टेटमेंट दिया होता है, आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ोगे और फिर उस स्टेटमेंट को पढ़कर क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हो उसको आपको सॉल्व करना होता है। ये यहाँ पर आपको हिंदी में भी दिया है, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब इसका पूरा बेनिफिट उठाने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर कर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट फिश पॉपुलेशन इन रिवर वाई हैव डिक्लाइंड शार्पली ड्यू टू एक्सेसिव फिशिंग एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इसमें देखो दो मेन प्रॉब्लम बताई गई हैं। क्या बताई गई है? सबसे पहले तो ये बताया गया है कि फिश की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। किस वजह से? पहला है कि एक्सेसिव फिशिंग की गई है इस वजह से, और दूसरा है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। तो जो कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो भी इन्हीं के रिगार्डिंग होना चाहिए, इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। फिशिंग ऑफ रिवर वाइज शुड बी रेगुलेटेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। अब देखो जो रिवर वाई में फिशिंग हो रही थी उसको कह रहे हैं कि 6 मंथ तक एटलीस्ट रेगुलेट करना चाहिए। अब यहाँ एक्सेसिव फिशिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, अब इन्होंने बोला कि रेगुलेट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका कोर्स ऑफ एक्शन सही है। सेकंड पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज शुड बी ऑर्डर टू ट्रीट वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर वाई। मतलब वो जो रिवर वाई में वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं उनका कुछ ऑर्डर दिया जाना चाहिए। तो देखो पूरा जो सिचुएशन था वो दो ही प्रॉब्लम पर बेस्ड था, एक एक्सेसिव फिशिंग और एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो इनमें पहले स्टेटमेंट में क्या किया था, एक्सेसिव फिशिंग पर कुछ मेजर लिया, और दूसरे में रिवर जो वाटर में जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है उस पर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जिसे हिंदी में सॉल्व करना है वो यहाँ पर हिंदी में भी मैंने दे दिया है, तो हिंदी में भी वो सॉल्व कर सकता है। अब उसी तरीके का एक और क्वेश्चंस, तो इसको भी पढ़ते हैं। इसका हिंदी वर्जन इधर है, तो अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं इसको भी सॉल्व करवाता हूँ। तो मैनी स्टूडेंट इन रूरल स्कूल, बहुत सारे स्टूडेंट जो रूरल स्कूल में थे वो फेल टू क्लियर द बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट। फेल हो रहे थे, जो उनका बेसिक रीडिंग और राइटिंग टेस्ट है उसमें भी फेल हो रहे थे। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेंड टीचर, मतलब ट्रेन टीचर की कमी की वजह से, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या बताई गई है कि जो रूरल स्कूल में जो बच्चे हैं बेसिक जो रीडिंग और राइटिंग है उसमें भी फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि ट्रेन टीचर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ो क्या है। सबसे पहला है इमीडिएट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर शुड बी कैरिड आउट इन रूरल एरियाज। अब इसको पढ़ के आपको क्या लगा? देखो दिक्कत यहाँ क्या आ रही थी, लैक ऑफ ट्रेन टीचर, मतलब जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं हो रही है, लैक है, कमी है। और यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए, इमीडिएट रिक्रूटमेंट करना चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग करानी चाहिए, है ना, रूरल एरियाज में। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है। अब दूसरा देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स फेलिंग द टेस्ट शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल टू मेंटेन क्वालिटी। इनका कहना है कि जो भी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं टेस्ट में उनको निकाल ही देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें अगर आपको कोर्स ऑफ एक्शन एकदम एक्सट्रीम बोल रहा है तो वो तो पक्का ही गलत होगा। तो ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था ये गलत हो गया। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 फॉलोज, क्योंकि सेकंड में बिल्कुल एक्सट्रीम बात कर रहा है और एक्सट्रीम जो है चीज़ें सही नहीं होती हैं। और यहाँ पर कमी बताया था लैक ऑफ ट्रेन टीचर, उसी को कोर्स ऑफ एक्शन में बताया, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत, इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये थे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें आपको सीरीज दी होती है, आपको लॉजिक ढूंढना होता है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो देखो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको क्या करना है, 30 सेकंड का टाइम देना है। अब इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड तक देखोगे, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो सॉल्व करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। अब चलो इसको सॉल्व करते। तो देखो
यहाँ 2 है और यहाँ है 12, तो 2 से आप 12 कैसे जा सकते हैं? अगर हम 2 से 12 जाना चाहें तो हम मल्टीप्लाई बाई 6 कर दें। अगर 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पहुँच जाएंगे। अब हम 12 से 60 जाना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नंबर में इंक्रीज हो रहा है, 12 से डायरेक्ट 60 चला गया, तो पक्का मल्टीप्लिकेशन वाला ही लॉजिक लग रहा होगा। अब 12 से 60 जाना है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये डायरेक्ट 60 से 240 पहुँच गया, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ भी देखो 0 था और यहाँ भी 0 था, तो मैंने 60 को ना करके सिर्फ 6 से देख लिया। 6 4 जा 24 और लास्ट में 0, यानी 64 जा 240 होगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब यहाँ देखो आपको पता चलने लगा होगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक कम करके 5 से किया, फिर एक कम करके 4 से किया। अब अगर हमें 240 से अगला नंबर जानना है कि अगला नंबर क्या है, यही हमें पहचानना है, तो हम एक बार 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 240 को जब 3 से करोगे तो 720 ऑप्शन में है ना। आगे अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 से करना होगा। तो अगर मेरा आंसर 720 सही आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए। तो 720 को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1440 आएगा। इट मीन्स आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखा, बस आपको क्या करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 30 सेकंड में आपको लॉजिक पता चल रहा है तो उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। अगर आपको 30 सेकंड में भी इस तरह के क्वेश्चंस के लॉजिक नहीं पता चल रहे हैं तो बेटर ऑप्शन होता है कि उस समय आप उस क्वेश्चन को स्किप करो। स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको करते चलो और बाद में आपके पास टाइम बचता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को वापस अटेम्प्ट करो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लॉजिक फाइंड करना पड़ता है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन जल्दी तभी होंगे जब आपको सारे A to Z लेटर्स जितने होते हैं सबकी नंबरिंग अपने आप याद हो। आपको लिखना ना पड़े कि A 1 पे आ रहा है, B 2 पर आ रहा है, इस तरह लिखना ना पड़े। आपको एक एक नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो L कितने पर आता है? 12 पर, है ना। L आता है कितने पर? 12 पर, और M आता है 13 पर, यानी कि +1 किया। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, N आता है 14 पर और यहाँ पर भी N आ गया, मतलब कोई भी प्लस नहीं किया, +0 किया। I आता है 9 पर और J आता है 10 पर, यहाँ पर +1 किया। J आता है 10 पर और K आता है 11 पर, यहाँ पर भी +1 किया। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी +1 किया था, यहाँ भी +1 किया था और यहाँ भी +1 किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर बोला है डज नॉट बिलोंग, मतलब ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन बिलोंग कर रहे होंगे सेम लॉजिक से और एक होगा जो नहीं कर रहा होगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमको अगर रिस्क नहीं लेना है तो हम थोड़ा सा और नेक्स्ट लेटर को भी चेक कर लेते हैं। देखो O आता है कितने पर? 15 पर, और P आता है 16 पर। +1 किया है। Q कितने पर आता है? 17 पर, और T आता है 20 पर। देखो यहाँ +3 किया। तो अब हमको पता चल गया है क्लियरली कि देखो यहाँ +1 का लॉजिक था और यहाँ +0 और +3 का लॉजिक, तो कुछ लॉजिक मैच नहीं हो रहा। हल्का सा और चेक करने के लिए L आता है 12 पर, M आता है 13 पर, +1 ही किया। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि +1 का लॉजिक था, और ये जो ऑप्शन बी था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर बोला था डज नॉट बिलोंग। तो आई होप ये ऑड वन आउट वाले भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी तरीके का ये भी एक क्वेश्चन है ऑड वन आउट का। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें, A आता है 1 पर और D आता है 4 पर, +3 किया। नेक्स्ट K आता है 11 पर, N आता है 14 पर, यहाँ पर भी +3 किया। नेक्स्ट M आता है 13 पर और P आता है 16 पर, यहाँ पर भी +3 किया। फिर G आता है कितने पर? 7 पर, और I आता है 9 पर, +2 किया। यहाँ पर देखो लॉजिक डिफरेंट हो गया, हमको एकदम अंदाजा मिलने लगा कि आंसर ये हो सकता है, लेकिन रिस्क ना ले तो आगे भी चेक कर लें। E आता है 5 पर और H आता है 8 पर, +3 किया, मतलब +3 यहाँ भी, +3 यहाँ भी। O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, +3 किया। मतलब अब तो देखो एकदम क्लियर पता चल गया कि +3 +3 +3 +3, लेकिन यहाँ पर +2 था, है ना। तो आंसर हमारा यही वाला हो जाएगा, GKIP वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है डज नॉट बिलोंग टू। तो ये क्वेश्चन को ढंग से जरूर पढ़ना है। इसमें ऑड वन आउट पूछा था, लेकिन कहा था कि 3 सेम रिलेशन फॉलो करेंगे, एक अलग है जो डज नॉट बिलोंग सेम रिलेशन, वो आंसर होगा। तो ऑप्शन डी का बिल्कुल अलग रिलेशन है, तो इस वजह से ये आंसर हो गया।
अब आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी-कभी देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको लॉजिक पकड़ना होता है। तो देखो, इसमें बोला गया है कि 9 का जो रिलेशन है वो 55 से है, 12 का रिलेशन 73 से है, तो 16 का रिलेशन बताओ किससे होगा? इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो देखो, 9 का अगर हम देखें 55 हमें पहुँचना है, तो हमें इतना पता है कि 9 6 जा 54 होता है और 54 में 1 प्लस कर दिया है। ये तो हमें पता है ना? तो देखें क्या सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है? तो 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो 73 आ जाएगा। जी हाँ, देखो ये लॉजिक इसमें भी काम कर गया, इसमें भी, मतलब सेम लॉजिक है, यही लॉजिक लगा। तो देखो यहाँ पर हमें लॉजिक पता चल गया। अब हम 16 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 96। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना था, एक प्लस भी करना था। तो 96 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 97। अब आप चेक कर लो ऑप्शन में कहीं 97 दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी 97। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 97। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला पूछा है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करना है, तो देखो हमको इसमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है कि इस सीरीज में कौन इनकरेक्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको A to Z तक नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो चलो देखो, F आता है कितने पर? 6 पर, और I आता है 9 पर। यहाँ पर हम +3 किया। I आता है 9 पर और L आता है 12 पर, +3 किया। नेक्स्ट L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, +3 किया। नेक्स्ट O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, +3 किया। तो यहाँ तक तो सभी ठीक है, सब में +3 हो रहा है। अब हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। देखो H आता है कितने पर? 8 पर, और K आता है 11 पर। यहाँ पर +3 कर रहे हैं। K आता है 11 पर, L आता है 14 पर, तो 11 + 3 14, 3 ही कर रहे हैं, +3। N आता है 14 पर और Q आता है 17 पर, यहाँ भी +3 ही कर रहे हैं। Q आता है 17 पर, R आता है कितने पर? 19 पर। ये देखो यहाँ पर पता चल गया, Q आता है 17 पर और S आता है 19 पर, तो यहाँ पर +2 की। अब देखो ये लॉजिक यहाँ पर बिगड़ गया। यहाँ भी +3 था, +3 था, +3 था, +3 था। यहाँ भी सब आपको +3 ही दिख रहे थे, लेकिन यहाँ +2 आ गया। तो इट मीन्स ये वाला जो है आपका गड़बड़ कर रहा है। मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? RSW। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इस तरह की सीरीज आपको देख के समझ में आ गया होगा कि नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें 4 से 4 पर जाना है और मल्टीप्लाई लगाना है, तो हम अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो 4 से 4 पर पहुंच जाएंगे। फिर अगर हमें 4 से 12 जाना है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर हमें 12 से 60 पर जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 60 से 420 पर जाना है तो हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, मतलब ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो अगला अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम 8 से नहीं 9 से करेंगे, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 9 2 जा होता है 18। आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 80 होगा। ये देखो 3780 आपका आंसर हो जाएगा ए। तो कभी कभी अगर बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने को आ जाए तो आप यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट सबकी सेम होगी तब आपको पूरा निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर यूनिट डिजिट चेंज है तो उसकी सेकेंड डिजिट भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट सबकी 0 0 थी तो हमें सेकेंड डिजिट चेक करना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। अब कभी कभी कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन दे देता है कि आपको 2 नंबर्स दे देगा इस तरह, और फिर ऑप्शन में आपको लॉजिक ढूंढना होगा सेम। यहाँ पर कुछ लॉजिक लग रहा होगा, उस लॉजिक को पता कर कर सेम लॉजिक से ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो यहाँ है 11 और 11 से 68 हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमको 11 से 68 बनाना है तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर कर 2 प्लस कर दें तो 68 बन सकता है, क्योंकि 11 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 बनेगा और प्लस 2 कर देंगे तो 68 हो जाएगा। अब इसी सेम लॉजिक को, अगर ये लॉजिक लग रहा होगा तो इसी सेम लॉजिक से हमें यहाँ पर भी ट्राई करना पड़ेगा।
तो 14 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, और 84 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 86 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक काम कर गया। अगर ये लॉजिक काम कर गया, बस ऑप्शन में भी अब आपको देखना है कि कौन से इसी लॉजिक पर फिट बैठ रहा है। देखो, अगर आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां तो 108 बन जाएगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद अगर हम बी ऑप्शन को ट्राई करें तो 17 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 102 होता है, और 102 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो 104 होता है। तो देखो यहाँ पर 104 है भी, तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बाकी हमें ट्राई नहीं करना पड़ेगा, जब हमको आंसर पहले ही से पता चल गया तो हमें और कोई ट्राई करना ही नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको इस तरह के कुछ पजल्स वाले भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखो, अगर पजल वाले क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, अगर पजल बहुत बड़ा है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मत ट्राई करना, पहले उसी को ट्राई करना जो इजी होते हैं। जैसे ही आप इजी वाले कर लो, देन उसके बाद थोड़े जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना। अब इसको ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें क्या कह रहा है, JKLMPQ ईच स्कोर डिफरेंट मार्क्स, मतलब ये 6 स्टूडेंट्स हैं और 6 के 6 स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं किसी एग्जाम में। ओनली 2 पीपल, अब देखो, अब कंडीशन पढ़ना चालू करना है। ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन P एंड K, P और K के बीच में सिर्फ 2 लोगों ने स्कोर किया है। तो देखो, अब कंडीशन इस तरह भी बन सकती है कि मान लो ये P है और इसके बीच में 2 लोगों ने स्कोर किया है, तो इस तरह की कंडीशन भी बन सकती है। या हो सकता है कि ये K है और ये P है, मतलब पी के भी हो सकता है और के पी भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में 2 लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन हैज स्कोर्ड मोर देन एम, मतलब एम से ज्यादा सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने स्कोर किया है। तो मैं देखो यहां पर ये दिखा रहा हूं कि अगर आप इधर जाओगे तो स्कोर ज्यादा और उधर जाओगे तो स्कोर कम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर देखो रहा है कि एम से ज्यादा सिर्फ एक ही ने स्कोर किया है और टोटल 6 लोग हैं, 4 तो यहीं पर हो गए, तो एम से ज्यादा एक स्कोर करने वाला ये इधर की ओर ही आएगा, है ना। ये एम है और एम से ज्यादा एक स्कोर करने वाला इधर आ गया, तो सेम टू सेम हम इधर भी बना देते हैं। कुछ जगह में 2 चार्ट बनाने पड़ते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो, है ना। तो देखो, एम से ज्यादा एक स्कोर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली 3 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में सिर्फ 3 लोग स्कोर किए हैं। अब देखो, अब अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे तो एम और पी एकदम अगल बगल हैं, और क्वेश्चन में बोल रहा है ओनली 3 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन एम एंड पी, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। अब अगर हम मान लो हम सिर्फ यही कंडीशन बना रहे होते तो हमारा टाइम वेस्ट होता, फिर से हमें इस तरह बनाना पड़ता, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए करना पड़ता। और इस कंडीशन में देखो, ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है कि एम और पी के बीच में 1, 2 और 3 लोग हैं, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ो, क्यू हैज स्कोर्ड मोर देन एल, क्यू ने एल से ज्यादा स्कोर किया है बट लेस देन जे, जे से कम स्कोर किया है ना। तो क्यू ने एल से ज्यादा स्कोर किया है, तो क्यू को यहां बैठा दो। एल से ज्यादा स्कोर किया है मतलब एल के आगे रहेगा, बट क्यू ने जे से कम स्कोर किया है, तो यहां एक ही स्पेस अब खाली रह गई, तो यहां पर ये हो जाएगा। तो देखो, मैंने पूरा ना चार्ट बना लिया है। तो देखो, अब आपने इस तरह पूरा फॉर्मेशन कर लिया है। अब आपसे कुछ भी पूछे इसमें, अब आप आराम से बता दोगे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन एल, एल से लेस, लेस के लिए हम इधर जाएंगे, है ना। तो जितना अगर मोर पूछता तो हम इधर जाते। तो क्या पूछ रहा है, एल से कम कितने लोगों ने स्कोर किया, तो एल से कम सिर्फ एक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, बी, ओनली 1, ठीक है। अगर पूछता है एल से ज्यादा कितने ने स्कोर किया है तो 4 लोग हो जाते, बट पूछ रहा है एल से कम, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डबल चार्ट, डबल कंडीशन जहां बन रही होगी तो डबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका समय ज्यादा वेस्ट होगा। समय बचाने के लिए आपको अपनी डबल कंडीशंस भी बनानी पड़ेंगी। चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी फीमेल आएगी उसको मैं सर्कल में बंद करूंगा, जो भी मेल आएगा उसको मैं स्क्वायर में बंद करूंगा। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा तो उसको प्लस से शो कर दूंगा, और जो भी जनरेशन आएगी, मतलब जैसे फादर वाली तो ऊपर जाएगी, और अगर सन वाली होगी तो नीचे चलती चली जाएगी। ये इतना मैंने बताना था आपको। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं। पी क्रॉस क्यू का क्या मतलब है, यहाँ पर बताया पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो पी जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है, क्यू की। तो
Q हो गया हस्बैंड और P और Q वाइफ, हस्बैंड है तो प्लस का साइन लगा दिया। देन Q डिवाइड R, Q डिवाइड R का मतलब क्या है, Q इज द फादर ऑफ R, Q फादर है R का, तो Q फादर है ना, R तो सन या डॉटर होगी तो R नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद R माइनस S की बात करें तो R इज द ब्रदर ऑफ S, R जो है ब्रदर है S का, तो R का जेंडर यहां पर पता चल गया। देन उसके बाद S प्लस T की बात करें तो S इज द मदर ऑफ T, S जो है मदर हो गई किसकी, T की, तो S का यहां जेंडर क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि कौन सा ऑप्शन है जो ये प्रूव कर रहा है कि S इज द डॉटर ऑफ P। अब ये इसी से हमें पता चल गया, कैसे पता चल गया, देखो आर का फादर कौन था, क्यू, आर की मदर थी क्यू, आर जो है एस का क्या था, भाई था, मतलब एस आर की सिस्टर हुई, यानी कि एस जो है डॉटर भी हुई पी की, है ना, तो यहां से ये प्रूव हो गया एस इज द डॉटर ऑफ पी, ये इसी से सॉल्व हो गया। आप लोग ब्लड रिलेशन में अगर किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं, लाइक प्लस माइनस, कुछ लोग प्लस या माइनस बना के सॉल्व करते हैं, तो आप लोग उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। बस ये है कि आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये देखो, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मत ट्राई करना, इसको जब आप पहले इजी क्वेश्चन करने के बाद ही ट्राई करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और ड्राइव 7 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 7 किलोमीटर गया, ठीक है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न, राइट टर्न लिया एंड 12 किलोमीटर गया, ठीक है, राइट टर्न की तरफ गया और 12 किलोमीटर गया। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, ठीक है, इसने लेफ्ट टर्न लिया। अब देखो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप नीचे की ओर आ गए, मतलब साउथ डायरेक्शन में, तो जो आपका राइट है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है। तो लेफ्ट टर्न बोला है तो हमें इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा 6 किलोमीटर, ठीक है, और ये यहां पर बी पॉइंट पर रुक गया। नेक्स्ट, ये लक्ष्य की बात हो गई। अब यहां पर विनोद ने स्टार्ट किया। विनोद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। अब इन्होंने बताया कि विनोद ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया जो कि ए से 16 किलोमीटर दूर है। ये 7 किलोमीटर यहां पर था और ये कह रहे हैं ए पॉइंट से 16 किलोमीटर है, तो हमें 9 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो ये 9 किलोमीटर। अब यहां से चलना स्टार्ट किया है विनोद ने, ठीक है। विनोद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। अब ये यहां से 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए। देन टेक्स आ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर। अब ये 12 किलोमीटर राइट की तरफ गए, है ना, जितना वो गया था, तो ये 12 किलोमीटर आ गए। देन उसके बाद ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। अब देखो नीचे की तरफ आ गए तो जो आपका राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, तो ये इधर की तरफ गए, कितना गए, ये यहां पर लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर आ गए। अब पूछ रहा है 3 किलोमीटर आके ये पॉइंट क्यू पर स्टॉप स्टॉप ले लिए, ठीक है, पॉइंट क्यू पर जैसे ही स्टॉप लिया, अभी क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी। मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो ऊपर की जो ये टोटल डिस्टेंस थी ये 13 किलोमीटर थी ना, 9 + 4 कितनी थी, 13 टोटल, ये पूरी 13 किलोमीटर थी। और ये यहाँ पर इधर ये 6 किलोमीटर ही चले और ये 3 किलोमीटर ही चले, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 किलोमीटर, और ऊपर थी 13, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई ये वाली, ये कितनी आई, 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन जहां पर 4 किलोमीटर है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस भी कम थी तो थोड़ा घिचपिच हो गया, लेकिन अगर आपने ढंग से सुना होगा तो जरूर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आप तभी इसको करिए जब आपके पास समय हो। फर्स्ट टर्न में कोशिश करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैथ्स मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या, तो रिसेंट के एग्जाम में रीजनिंग में मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ रीजनिंग में मैथ्स के भी क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूं। तो देखो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चंस कभी दिखता है तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और बोला है कि उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो एवरेज जब भी आपको इस तरह नंबर्स दिए होंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल टर्म। इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड टोटल टर्म, लेकिन ये फॉर्मूला
वही काम करता है जहां पर नंबर्स छोटे छोटे हैं। तो देखो अभी आगे जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर नंबर बड़े आते हैं तो फिर मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। अगर छोटे नंबर आते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर कर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना था, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो 6 + 8 + 10 + 12 और नीचे क्या बोला था, अपॉन टोटल टर्म। तो टोटल टर्म गिनो कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 टर्म है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 12 में 10 प्लस करोगे 22, 22 में 8 प्लस करोगे 30, 30 में 6 प्लस करोगे तो 36। तो ये हो जाएगा 36/4। बस डिवाइड कर देना है, 4 1 जा 4 9 जा, तो जहां पर 9 दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से सॉल्व करने। तो अगर आपको अब इस तरह का क्वेश्चन दिखने को मिलता है कि कुछ नंबर्स दिए हैं उनका एवरेज निकालना है और नंबर्स छोटे छोटे हैं, है ना, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर कर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पीडीए के पीवाईक्यू में आपने देखे होंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको कुछ एजेस के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पी की एज और क्यू की एज का रेशियो 5:9 है। फिर आगे बोल रहा है इफ पीज एज इज 25 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में बोला है कि पी की एज 25 ईयर्स है, लेकिन रेशियो में एज कितनी दे रखी है, 5। तो 5 से हम 25 कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 पहुंच जाएंगे। इट मीन्स हमें यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 45 हो जाएगी, है ना। ये आ गई आपकी एग्जैक्ट एज कि पी की 25 है और क्यू की 45 है। क्या पूछ रहा है, देन क्यू इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर देन पी। मतलब क्यू जो है कितना बड़ा है पी से। तो सिंपल आपको 45 से 25 माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा 20, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 20 ईयर्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आज जो है 15 क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं और भी सेट क्रिएट कर कर इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज 12। अब देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है। तो कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाली संख्या को कंजिक्यूटिव बोलते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता गया, और इधर -1 -2 -3, है ना। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और जितने भी नेगेटिव नंबर्स और 0 को इंक्लूड कर कर ये सभी नंबर्स इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा जो आपको इसमें समझना चाहिए। अब ये बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज 12। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो अगर आपको 1 2 3 4 5 इसका एवरेज निकालना है, तो अगर आपको जब भी कंजिक्यूटिव नंबर्स दिए हों तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर वाला ही आता है। जो भी मिडिल नंबर वाला है वो एवरेज आता है। अब ये कैसे, आप करके भी देख सकते हो। अभी मैंने आपको सिखाया कि सम ऑफ ऑल टर्म्स करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 और 15 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5। 5 को जब सॉल्व करोगे तो 3। देखो जो मिडिल नंबर वाला है वही एवरेज आया। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भी कंजिक्यूटिव इंटीजर या कंजिक्यूटिव नंबर की बात करें तो जो एवरेज है, जो एवरेज कह रहा है वही आपका मिडिल नंबर हो जाएगा। तो 12 एवरेज था तो 12 ही मिडिल नंबर है। और यहां पर बोला था 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर, तो 12 के बाद 13 14। अब ये एवरेज था यानी मिडिल नंबर था, तो इससे पहले भी 2 नंबर आए होंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। जो पूछ रहा हूं, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, आराम से बता सकते हो। 10 11 12 13 14 में सबसे बड़ा कौन है, 14। ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैंने इसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मैंने इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। और इस तरह के और भी सेट्स अगर आपको चाहिए तो जरूर बताना, मैं और भी सेट्स रेडी करूंगा। अगर रिस्पांस अच्छा आया तो इस तरह के और भी सेट मैं बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।